ये सब इम्तियाज जलील के कोशिशें थी जी। कि उनके सिवा कोई नेता ना औरंगाबाद में पैदा हो ना महाराष्ट्र में पैदा हो। एक इमेज ऐसी बनाई हुई है आपकी, वो वर्ड है कि कौम के गद्दार। पहली बात यह है जी कि हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं। जी हम अपने वजूद के साथ सियासी पार्टी में थे। जी जो लोग समझते हैं जी कि असदुद्दीन अवैसी के घर के नौकर हैं, वो हम नहीं हैं। हम लोगों को ये बताने में कम पड़े कि एमआईएम पार्टी धोखा देने वाली पार्टी है, कि ये फेकम फाक की पार्टी है, एडजस्टमेंट की पार्टी है। इनके पास मुसलमानों के मफादात से कोई संबंध नहीं। जी श्रीकांत के बाप की जागीर नहीं है कायदा कानून। श्रीकांत को कायदे का पालन करना पड़ेगा कि जनता की सेवा कर, कायदे के चौखटे में रहो, लोगों पे मनमानी मत कर और सही तरीके से काम कर। मैंने असदुद्दीन अवैसी के मुंह पे कई वक्त कहा कि साहब सियासी तौर पर अपनी पार्टी में इसलिए हूँ, मुझे चुनाव लड़ना है, और दूसरी बात, जब तक मामले ठीक है मैं आपके साथ में हूँ। मैं कुछ आपका मोतखद नहीं हूँ, मैं कोई भक्त नहीं हूँ। और ये जो ट्विटर की और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मुसलमान कौम में भक्तों की फौज ज़्यादा है। किसी के गद्दार करने से गद्दार होता क्या? मैं ये ओवैसी के बाप ने दिया का सर्टिफिकेट इशू करने का पावर? करीम कुरैशी ने इनके खिलाफ असेंबली में हमारा साथ दिया। हाँ। वो हो गया बदमाश, गुटके वाला, ये वो। अबे तू जाके बैठता था घर पे उसके पार्लियामेंट के चुनाव में, क्योंकि पार्लियामेंट ने 2 वक्त मदद किया। उस वक्त अच्छा था वो, उसका दिल भी सखी है, पैसे बांटता भी है। ये सारे जहाँ का बखील, ये सारे जहाँ का कंजूस, ये सारे जहाँ का फकीर, जिसने कौम को लूटा। अरे मैं तुम सुनाओ ना किससे, जी ये जो कौम की मुसलमान की बात करते ना, जी इनको बात करने का हक नहीं है। जी आपको एक वीडियो सुना बताऊंगा मैं। जी। ये पट्टा हाँ। 2 बच्चियों से डेटिंग की बात वीडियो पे बोल रहा। शर्म आना चाहिए, मुसलमान और इस्लाम की बात करती थी। हाँ। और ये जो तुम समीर मीर की बात की है ना, अरे चमचे है ये, इन्हों क्या है, इनका वजूद नहीं है। ये पट्टा क्या बोलता, 15 दिन में आया चुन के आ गया, 20 दिन में आया चुन के आया। अरे पाखंडी, तेरी क्या हैसियत रे? खुद के माँ के इंतखाब पर आंसू बहा के वोट मांगना चाहता, मगर अकोला में जरने वाली जुगनू बेगम किसी की माँ तो होगी ना। ये पाखंडी जो ऑफिस बना के बैठा है, इसकी माँ के नाम पे वक्फ बोर्ड की लीज है। मैंने ऐसा सब बताया था, ये बातें बहुत मस्ती में आ गया था। अब बाबा अपने आप को क्या समझता था वो। अजी एमएम शेख के पास मैं सुना, अफसर खान के पास 1500 रुपये जमा करने को बैठता था ये, वो औकात भूल गया वो। तो बिफोर कंटिन्यूइंग टू दिस पॉडकास्ट, मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वांट टू लेट यू नो, आज के हमारे वेन्यू पार्टनर है शेड 2.0 मकाम। दिस इज़ अ को-वर्किंग स्पेस। तो इफ़ यू वांट कि जो फ्रीलांसर्स है, जो घर बैठ के काम करते, दे कैन कम हियर। इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ बहुत सही तरीके से मिलती है यहाँ पे। एंड आर पॉडकास्ट इज़ पावर्ड बाय डिलक्स। डिलक्स इज़ आवर स्नैकिंग पार्टनर। तो मैं चाहता हूँ आप डिलक्स के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे कमेंट सेक्शन में बोलिए और अपने क्रिएटिव रील बना के मुझे कोलैब करिए मेरे इंस्टाग्राम पर डिलक्स के प्रोडक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ अनकट बाय सुफियान। आज जो हमारे गेस्ट है, उनको चाह के भी आप औरंगाबाद की कंट्रोवर्सी से इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक पार्टी रहते हैं हमेशा औरंगाबाद की कामों का, चीज़ों का, कंट्रोवर्सीज़ का। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका प्रेशियस टाइम हमको दिया, हमारे स्टूडियो पे हमारा पॉडकास्ट इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो सर अपन जाएंगे आगे की चीज़ों पे, फास्ट की चीज़ों पे। पर मैं जब ये शूट कर रहा था या मैं जब आपको इनवाइट करके आया, तो एक बैक स्टोरी ऐसी है कि आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बहुत एक फेमस थे पहले के टाइम पे। सो हमारी फैमिली जो है, मेरे खासकर मम्मी ने बताया कि पीपल यूज टू आपके पास आते थे ओपीडी वगैरह में, बहुत एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर फेमस थे पहले। तो एक वो टाइम के थोड़ी चीज़ें बताइए, हाउ डिड यू परस्यू दैट? मैंने तकरीबन 2004 2005 तक प्रैक्टिस की। उसके बाद भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मगर अब जो भी प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से नहीं, जो आ गया उसको देख लेते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ी तो आउट ऑफ पे मकान जाके देख लेते हैं। मगर मैंने जो प्रैक्टिस की उसका मुझे बड़ा समाधान है।
जी मुझे बहुत खुशी होती है। आज भी मुझे हमारे पुराने पेशेंट, उनके रिश्तेदार बहुत एहतराम से देखते हैं। मेरी प्रैक्टिस की जो ख़ास बात थी, जिसका मुझे कहने में खुशी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और तमाम मुस्लिम डॉक्टरों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे दवाखाने में मसाजिद के अइम्मा को, मौज़नीन को, दीनी मदरसे में काम करने वाले असातिज़ा को हमने फ़ीस कभी चार्ज नहीं। फी सबिलिल्लाह। ये समाज का वो मुस्तहिक़ तबक़ा है जिसका ख़्याल हर किसी ने करना चाहिए। आज के कई मुसलमान डॉक्टर करते हैं। मेरी आपके इस पॉडकास्ट में मुझे जब सवाल पूछा गया तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं सबसे गुजारिश करूं, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है उन्होंने कहीं ना कहीं आगे बढ़कर इस तबके का ख्याल करना चाहिए। ये तबके से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इनको बड़े चौखटे में देखना चाहते हैं, मगर इनका कोई ख्याल नहीं करता। इनका ख्याल करना चाहिए, इनको एहतराम इज़्ज़त के साथ इनसे सुलूक करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा। जी, नहीं सही बात है माशाल्लाह। कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो आप दे ही सकते हैं कम्युनिटी के लिए, सही बहुत सारे लोग करते हैं। सही बात। तो अभी देखिए सर, पहली चीज़ जो केओस चल रहा है हमारी सिटी में, वो है इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। और अतिक्रमण से पहले का जो केओस था, इलेक्शन के टाइम पे जो हुआ, जो स्विच हुई चीज़ें, आप एसपी में गए, समाजवादी में गए, उसके बाद आप रिसेंटली अभी एनसीपी में गए, तो ये क्यों स्विच हुआ आपका? क्या रीज़न था इसके पीछे या क्या माइंडसेट? देखिए, मैंने 2014 में मज़ीद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। औरंगाबाद मशरक़ी असेंबली हल्के से चुनाव लड़ा था। जी, अच्छे वोट मिले थे। फिर उसके बाद मैंने कोशिश कर कर सोशल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट के तहत वंचित बहुजन अघाड़ी के जो ज़िम्मेदार है प्रकाश अंबेडकर साहब, उनको समझाकर पार्टी से जोड़ दिया था। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि 2019 में एक मजलिस का उम्मीदवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आया। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आया, उसमें अगर प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी का साथ नहीं होता तो मजलिस से सीट जीत नहीं सकती। वो जो युति हुई थी। ये थी, मगर बदबख्ती से जी, 2019 असेंबली इंतखाबात में जी, ये युति तोड़ दी गई, हाँ। जिसका नुकसान मुझे भी हुआ, मजलिस को भी हुआ। क्या रीज़न था ये चीज़ का, अगर आपको मालूम हो तो? रीज़न तो मैं जानता हूँ ना, जी, आई वॉट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। अगर मैं तो उस वक्त सेंटर में था एक्टिविटीज़ के। जी, ये सब इम्तियाज़ जलील के कोशिशें थी जी, कि उनके सिवा कोई नेता ना औरंगाबाद में पैदा हो, हुँ, ना महाराष्ट्र में पैदा हो। वन मैन शो। हाँ, हाँ, प्रकाश अंबेडकर से युति करने के वास्ते आपने मुझे इस्तेमाल किया। जी, और जब हमारे इंतखाबात आए, जब विधानसभा के इंतखाबात आए, इन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन डाल दिया, जैसा सेंटर की सीट विधानसभा की प्रकाश अंबेडकर मांग रहे, हुँ, अमित भोईगर को देना चाह रहे। हाँ, इनका दिमाग ये था कि अगर अमित भोईगर को सीट दिए तो जब मैं नेक्स्ट टाइम एमपी हार गया तो मैं कहाँ से चुनाव लड़ूं। अच्छा, ये तमाम बातें उनके ध्यान में थी। जी, उन्होंने कुछ इस तरह से गेम सताया कि असेंबली में अगर वंचित के साथ हम होते तो कम से कम 10 से 15 एमएलए चुनकर हाँ, और महाराष्ट्र की सत्ता की कुंजी हुँ, हमारे पास और वंचित के पास होती। डिसीजन मेकर आप लोग हो जाते। वो नहीं होने दिया। फिर उसके बाद 2019 से मुझे प्रदेश का
वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। जी। मैं समझता हूँ इस पूरे 5 साल में मैंने तन मन धन पूरे महाराष्ट्र स्टेट का दौरा किया और जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई, आप देखिए बंबई में, कुर्रा में, खुरेश नगर में कुरैशी बिरादरी के बच्चों को मॉब लिंचिंग में मारा गया था। मैं अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। थाना में परगा डिस्ट्रिक्ट में वफार अंसारी और उसके दोस्त को मार दिया गया था, उनके पास पहुंचा। सतारा डिस्ट्रिक्ट में पूसे सावरी बोल के गांव है, वहां पे एक नूर हसनैन नाम के नौजवान जो पॉलिटेक्निक का ग्रेजुएट था, नई नई शादी हुई थी, उसको शहीद कर दिया गया। मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, मजहबी किताबों की बेहुरमती हुई और मैं वहां पहुंचा। मैंने जहां जहां पहुंचा मारी एयानत की लाखों रुपये में। जी। और एयानत खुद के नाम से नहीं की, मैंने कहा यह पैसा मजीद पार्टी की तरफ से असदुद्दीन अवैसी साहब ने भेजा है। अकोला में दंगा हुआ, जुगनू बेगम नाम की खातून को मकान में जगा दिया गया। बीर में वाकयात पेश आए, जलगांव में पेश आए, पूरा महाराष्ट्र में घूमते रहा और उसके साथ साथ मैंने पार्टी के तंजीमी ढांचे को भी मजबूत किया। फुल टाइम मैंने काम किया और मुझसे असद साहब ने, और मैं आपको बताऊं गवाह है उसके, आप चाहे तो पूछ सकते हैं, अपने वंडर प्राइवेट वाले हाँ। हमारे इब्तिसाम साबरी साहब जी। उनके सामने 20 दफा उन्होंने वादा किया कि डॉक्टर साहब आपको हम टिकट देंगे। औरंगाबाद मशरक़ी हल्के से उम्मीदवार बनाएंगे, आप इसी मेहनत से काम कीजिए। एमएलए का। एमएलए का हम्म। हमने उसी हिसाब से कहा। मैंने असद साहब से भी कहा था कि साहब मैं सियासी पार्टी में एक चुनाव लड़ने के लिए आया हूं, आप टिकट देना तो बता दीजिए, नहीं देना तो बता दीजिए, खुदा हाफिज, हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। उन्होंने आखिरी वक्त तक हमको अंधेरे में रखा, टिकट नहीं दिया। फिर चुनाव तो लड़ना था। हमने वहां पर वोटर्स की जो संख्या थी, जब पहली बार मैंने चुनाव लड़ा था तो उस वक्त थे 97,000 मुस्लिम वोटर्स। ये 10 साल में मैंने 1,47,000 मुस्लिम वोटर्स बनाए। इम्तियाज जलील को समझ में आ गया कि मेहनत किसी ने करना और फायदा किसी ने उठाना, इसलिए वो वहां कूदे। हमको तो चुनाव लड़ना था, तो हम कांग्रेस पार्टी के पास गए। कांग्रेस पार्टी पर एमआईएम के ये इम्तियाज जलील सब ने बोले देखो अगर तुम डॉक्टर गफ्फार खादरी को टिकट देंगे तो हम यहाँ तुम्हारी सीट गिरा देंगे, वहाँ गिरा देंगे। कांग्रेस वाले दबाव में आ गए, उन्होंने टिकट नहीं दिया। फिर आखिर अबू आसिम आजमी ने टिकट दिया, हमने चुनाव लड़ा। हमारी कोशिश थी कि चुनकर आए, अल्लाह ने कम वोट से हमको नवाजा, वोटर्स की कम वोट मिले। बहरहाल इन हालात में हमको मजलिस से निकलकर समाजवादी के दरवाजे पे खटखटा मारना पड़ा। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम साहब का मुझ पर एहसान है, उन्होंने मुझे टिकट दिया था। फिर चुनाव हारने के बाद मैं 6 महीने तक सोचते रहा कि क्या करना चाहिए, 7 महीने तक, 8 महीने तक। फिर मेरे समझ में आया कि अगर अवाम के कुछ काम करना है तो कहीं ना कहीं सत्ता के माध्यम से काम हो सकती है। और सत्ता में आज जो पार्टी है, बीजेपी है, एकनाथ शिंदे है, अजीत दादा है, इनमें मुझे अजीत दादा बहुत बेहतर दिखे। अजीत दादा का मुसलमानों के बारे में, अक़लियतों के बारे में बड़ा पॉजिटिव अप्रोच दिखा। उनकी हमारी पुरानी पहचान भी है। मेरा जो खुर्दाबाद का बीएड कॉलेज है जी, उसका एनओसी
अजीत दादा ने दिया था, हम्म, और मैं पहले एनसीपी में था, हम्म, तो फिर सोच समझ कर साथियों से मशवरा किया गया। फिर अजीत दादा ने कहा कि मैं आपके कैंपस में आऊँगा, वहाँ प्रवेश करेंगे। हम्म, अजीत दादा आए, हमारे साथियों के साथ हमने प्रवेश किया, जी, और हम समझते हैं अजीत दादा की सरपरस्ती में हम बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, इसलिए हमने इनकी एनसीपी पार्टी को ज्वाइन किया। पर कंपैरेटिवली आपको जो लास्ट टाइम वोट्स आए थे वो तो बहुत ज़्यादा थे इस टाइम से, तो क्या पर्टिकुलर रीज़न लगता है आपको कि इस टाइम क्यों कम आए वोट्स? नहीं नहीं, इस टाइम तो इतने कम वोट थे, जी, पहले मेरे थे 80,000, हाँ वही फिर बहुत, 6,000। हाँ, देखिए, लोगों को परसेप्शन करने का था, उनको किसी शख्स से वाकफियत या उसकी हमदर्दी नहीं, उनका बेसिक एजेंडा होता है कि बीजेपी को हराना। और आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे उम्मीदवार बनने से एमआईएम के असद अवैसी साहब हो या अकबर अवैसी साहब हो, हम्म, 8 रोज तक यहीं औरंगाबाद शहर में हम्म, टिक कर रहना पड़ा, गली गली छानना पड़ा, लोगों को हाथ जोड़ना पड़ा, और पहली बार इम्तियाज जलील जैसे आदमी को कुछ पैसे भी खर्चना पड़ा। इम्तियाज जलील आदमी को पैसे भी खर्चना पड़ा, वरना अब तक के चुनाव वो जज्बात की और भाषणों के इसमें चुन पैसे पैसे खर्चना पड़ा इन द सेंस वोट्स के लिए कि उन्होंने यहाँ पैसे बांटे, वहाँ पैसे बांटे। वोट्स के लिए? हाँ, अच्छा, इन्होंने इसको पैसे दिए, उसको पैसे दिए। हाँ, हाँ, क्यों? तो ये चुनाव बहुत महंगा पड़ा उनको, जी, और बहुत कम वोटों से हारे ना वो, और 2-2,500 से, 1000 1500 या 2000, 2200 से हारे। हाँ 2000 की तरीके से, बहरहाल जो भी होना था हुआ, जी, मगर मुझे थोड़ा सा इस बात का एहसास है हम्म, कि अपने को वोट कम मिले, हम्म, मगर ये जो फैक्टर था इसमें इम्तियाज जलील वैसे डॉक्टर गफ्फार खान भी नहीं था। हम्म, आम रुझान ये होता है कि चुनकर कौन आ सकता है हम्म, उसको वोट देते हैं, हम्म, इसके दोष देना कोई बड़ी बात नहीं। चांसेस किसके और उसी को? दूसरी बात, हम ये समझाने में कम पड़े कि एमआईएम पार्टी ने हमसे नाइंसाफी की, हम लोगों को ये बताने में कम पड़े कि एमआईएम पार्टी धोखा देने वाली पार्टी है, हम ये बताने में कम पड़े कि ये फेकम फाक की पार्टी है, एडजस्टमेंट की पार्टी है, हम्म, इनके पास मुसलमानों के मफादात से कोई संबंध नहीं, और ये कौम के नाम पे वोट बटोरती है और ख़ुद का घर भरती है। ये बनाने में कम पड़े हम, क्यों? तो हमने हमारा मुहिम टिकट में वक्त गया हमारा, जी, फिर संगठन नहीं था, हम्म, कुछ हमारे साथी कारपोरेशन में टिकट मिलेगा उस आस में भाग गए, कुछ साथियों को पैसे दिए गए, हम्म, कुछ जगह पे दबाव इंतज़ाम अख्तियार की गई, ये तमाम बातें थी। जी, इसलिए अपना वोट का जो तादाद थी वो हम्म। कम हुई। पर उसमें आपको एक फैक्टर ये नहीं लगता कि आपके जैसे, अब दोस्त तो बोल ही सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन दिखता है कि आप मिलते रहते हैं उनसे, अफसर खान साहब, कैसा है उनका आपका बॉन्ड? अच्छा है, हमारा दोस्ती है पुरानी। हाँ, अफसर खान की मेरी दोस्ती कब की है? जी, देखो, मैं नया नया डॉक्टर बना था 1978, जी, जो बीर कॉर्नर का चौरस्ता है ना, जी, जी, वहाँ हम बैठते थे। हाँ, एक था महमूद, उस जमाने में एमसीएन कुछ तो भी था, उसका रिपोर्टर था वो, जी, जी, इंतखाब हो गया। एक थे एडवोकेट इकबाल, जी, जो सिटी सिविल जज बॉम्बे में थे। एक मैं था, गफ्फार यार खान थे, अफसर खान था, हम सब बैठते थे, हाँ, चाय पीना, सिगरेट पीना, गप्पे मारना, जब की दोस्ती है हमारी। हाँ। तो वही मैं ये बोलना चाह रहा था उस पे कि जैसा WWE, वो जो फाइटिंग वगैरह का जो रहता, हाँ, उसमें कंसेप्ट रहता टैग टीम, क्या रहता? टैग टीम बोल के, क्या कि रहता? 2 लोग एक इंसान से लड़ते हम्म, रिंग के अंदर। हाँ। तो ये इलेक्शन में आपको ऐसा नहीं लगता कि अब उनका तो मोटिव क्लियरली ये था कि भाई मैं जीतूँ या ना जीतूँ, मेरे को तो उनको ही हराना है हम्म। या उनके वोट डिवाइड करने हैं। अगर वो भी रुक जाते अफसर खान साहब, तो शायद कुछ आपका क्लोज आ सकता, या फिर
6,000 उसमें से क्या हो गया, पीछे में चले जाते हैं आप। उसमें क्या हो गया, जी, अफसर भाई को ज्यादा जो वोट मिले वो वंचित के मिले। हाँ, हाँ, वो तो ऑब्वियसली। मेरे को अगर मैं एसपी से टिकट नहीं रहते, वंचित से रहता, तो वो वोट मुझे डाइवर्ट होते। हाँ, हाँ, वही बोल रहा हूँ। मगर अफसर खान बहुत जमाने से वंचित से वाबस्ता थे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे हाँ, और वो उम्मीदवार बनना चाह रहे थे। हुँ, देखो सियासत में जो आदमी कुछ चुनाव लड़ने का रहता, हुँ, वो भाई के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ता। हाँ, वो तो है। और ये मत समझो कि हर चुनाव लड़ने वाला मैच फिक्सिंग में रहता, जी, नहीं, वो चुन के आने वाला रहता। मैच फिक्सिंग में कौन रहता? जिसका मकसद सियासत से घर चलाना है, हुँ, जिसके पास धंधा पानी कुछ नहीं है, हुँ, नंगा भुक्का है, हुँ। तो वो आके करता मैच फिक्सिंग। मैं ये तो अफसर खान भी मैच फिक्सिंग का आदमी नहीं है, जी, उनको चुनाव लड़के सियासत में आगे जाना है। हाँ, हाँ। हर किसी के एम्बिशंस है, ड्रीम्स है, जो भी है। मैं वही बोलने आ रहा था अभी जैसा आपका बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा है, आपके कॉलेज है, आप प्रैक्टिस भी करते थे, डॉक्टर है। तो ये एक आपका पैशन हो सकता, ये आपका एक सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर तो नहीं हो सकता पॉलिटिक्स जो है यूजुअली। तो ऐसा क्या चीज़ रहती जो अट्रैक्ट करती इतना इंसान को? क्योंकि आजकल जो है बिज़नेसमैन भी है, जिसको ब्रेड एंड बटर बहुत अच्छा चल रहा, इनकम बहुत अच्छी है, उसको भी पॉलिटिक्स में जाना है। अरे देखिए, आप एक बात याद रखिए, जी, पॉलिटिकल प्रोसेस, जी। कॉरिडोर्स ऑफ पावर, मेन पावर है। एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल जी, और आपकी समस्याओं पे इंसाफ दिलाना। लॉ मेकर्स। लॉ मेकर भी होता है, वो तो मेंबर ऑफ असेंबली और हाँ, पार्लियामेंट होते हैं। जी, मगर फर्ज को आपके किसी बच्चे को किसी ने अरेस्ट कर दिया जी, और वो बच्चा बेगुनाह है, जी, तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अगर कहीं दंगा फसाद हो गया, आपका मकान जला दिया, आपको तकलीफ हो गई, इंसाफ के लिए आपको बात करना पड़ेगा। जी, अभी आपने अतिक्रमण की बात कही, जी, प्रशासन आप पे जुल्म ढाता है, तो ये नुमाइंदगी करने के लिए हुँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल पोस्ट, पॉलिटिकल पावर ये जरूरी होता है। जी, अब देखिए ना, ख्वाहिश बिरादरी की हड़ताल चल गई, जी, लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट उनके पास नहीं है। जी, अपनी ताकत पर, जेब के पैसे खर्च कर, जी, कई महीनों से कारोबार बंद कर कर जी, मेहनत कर रहे हैं, जी, तो पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है ना। जी, और बगैर पॉलिटिक्स के कुछ भी नहीं होगा। हुँ, मुझे याद है 78 की बात होगी, वीपी सिंह साहब यहाँ आए थे जी, और रफीक जखरिया पार्लियामेंट के उम्मीदवार थे। जी, वीपी सिंह ने 10 ही मिनट भाषण किया। उसके भाषण का जो पॉइंट था, उन्होंने कहा अगर आपको अपने मोहल्ले में साफ पानी होना है हुँ, या लाइट का खंभा लगाना है, तो सियासत की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, क्यों? तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारी सियासत सब चीज़ों पे कंट्रोल करती है। तो सियासत के बगैर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जी, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सियासत में नफ़ाखोरों की, जी, धंधेबाज़ी करने वालों की, जी, ब्लैकमेलिंग करने वालों की हुँ, संख्या कम होना चाहिए। जी, ये संख्या नुकसानदेह है। हुँ, लोग कुछ धंधा नहीं आया तो सियासत करना चाहते। हुँ। खैर, मगर सियासत के बगैर काम नहीं होते। नहीं, सही बात है। जैसे आपने अभी अतिक्रमण की बात की, अपन नेक्स्ट उसी पे ही जाएँगे। पर अभी रिसेंटली एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है, एक एमपी है नॉर्थ साइड के, तो उनसे पूछा गया था कि भई इलेक्शन में क्या कितने पैसे लगते? अगर एक एमपी बनना है हाँ। या क्या खर्च लगता? तो उनका कहना था कि भई साउथ में जो है, तो बहुत ज़्यादा 50-60 सीआर लगते और आपको अगर यहाँ बन जाना है तो 1, 2, 3 सीआर में आप बन जाते। तो क्या खर्चा क्या रहता है ये? और अपने औरंगाबाद की सिचुएशन में इसको कैसा टैकल करते? देखो, ह्यूमनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जी, एक बहुत बुनियादी विषय है, जी, नंबर 1। जी, नंबर 2, वोट परचेज एंड सेल, ये भी एक प्रोसेस है। जी, नंबर 3, पब्लिसिटी को पैसे लगते हैं। जी, आप किसी अखबार में जब इश्तिहार देंगे, जी, अगर वो पेपर राज्य स्तरीय, स्टेट लेवल का है, जी, तो लाखों में पैसे रहता है। हुँ, आपको सभा करने का है,
तो स्टेज मंडप के अलावा बाकी भी खर्चे होते हैं। तो इलेक्शन में पैसे तो खर्चा होते हैं, मगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जी यूपी में जी बहुत कम खर्चा आता। आसाम और गुवाहाटी का जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट, जी वहाँ भी बहुत कम पैसों में। हाँ वही वो बोल रहे थे नॉर्थ के मगर अपने महाराष्ट्र में भी जहाँ तक औरंगाबाद है, जी यहाँ भी बहुत कम पैसे लगते हैं। अप्रोक्स फिर भी अगर किसी को आज के टाइम में ये कहना बहुत मुश्किल है, आदमी की अपनी ताकत पे मुनहसिर होता है, हाँ और अगर उसका काम है, नाम है, जी तो बहुत कम पैसे खर्चा होता है। अच्छा अच्छा मगर जो नाम काम कुछ नहीं है, वोट खरीदना चाह रहा, जी तो पैसे की ताकत का इस्तेमाल करता है वो। नहीं सही बात है। अभी जैसे आपने अतिक्रमण की बात किया तो अभी जो हमारे कमिश्नर हैं श्रीकांत साहब, अभी आपने रूलिंग पार्टी ज्वाइन की तो ऑब्वियसली वो जो है एक प्रेशर में आ सकते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, आपने जिनके साथ प्रवेश किए वो डिप्टी सीएम है फिलहाल जो है अभी। तो क्या रोल आप अदा कर रहे हो उसके अंदर एक रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट बोल सकते हैं या फेस बोल के या कोई भी एक पोजीशन पे रह के कि भाई औरंगाबाद के लोगों को आप क्या रूलिंग पार्टी से क्या आप उनको जो है सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं या कोई अच्छा देखो, रुका सकते कुछ कर सकते। जब पार्टी में प्रवेश का फंक्शन हुआ था, जी हमने हमारे भाषण में 3 बातें दादा से कही थी, जी जो शहर के मसले से जुड़ी हुई। जी पहला, जी श्रीकांत साहब की मनमानी, जी गुंडागर्दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक कर काम करना, ताकि ये जो अतिक्रमण के नाम पर अच्छे अच्छों के मकान जी तोड़ना, ये सब बातों के बारे में निशानदेही दें। एक विषय ये था। जी दूसरा विषय ये था जी कि शहर के पानी का मसला जी अभी भी कुछ नतीजे को नहीं वो पहुंच तो रहा। सालों से वही है जैसा है वैसे ही है। तीसरा मसला ये था, मुझे पूरे मालूमात नहीं है, जी मैंने अजीत दादा के सामने भी कहा था जी कि गुंटेबाजी का मामला हाँ इस शहर में जो उनके भाव है, जी उसके जो रेट्स है, जी जी दूसरे महापालिका से बहुत ज्यादा है। पर मंथ 2% अभी तो अपन ने ये तय किया है, जी मैंने अभी हमारे सतीश चौहान साहब जो एमएल जिले के अध्यक्ष है, जी उनसे बात किया हूँ, जी विक्रम काले साहब से बात किया हूँ, जी शहर सदर से बात किया हूँ, जी और हमने दादा को खत लिखा है जी कि ये 3 मुद्दों पर जी हम आपसे पहले बात करेंगे, जी और उसके बाद आप अथॉरिटीज से बात कीजिए। जी मगर मैं आपको कहता हूँ कि अपनी सभा होने के बाद जी गणेश महासंघ के फंक्शन को अजीत दादा पवार गए थे, जी उन्होंने बहुत दो टोक अंदाज में कहा जी कि मनपा ने, महानगर पालिका ने कायदे कानून का ख्याल रखना चाहिए, किसी को बेघर करने से पहले उसके रहने का इंतज़ाम करना चाहिए, उसका मुआवजा देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, कायदे से काम करना चाहिए। जी तो इमीडिएट मुझे प्रतिशत देखने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह इस लगाम तो देंगे कुछ ना कुछ। जी और मैं आपको सच कहता हूँ, जी जी श्रीकांत के खिलाफ जी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी। जी जब तक जो प्रस्थापित कारपोरेटर्स है, खासतौर पर एमआईएम के जी प्रस्थापित लीडर है, जी इनके मुंह में जबान नहीं थी। ये जी श्रीकांत की जी हुजूरी कर रहे थे, इनकी तवज्जो भूमरे का करप्शन, जी सिरसाट का पीछा, जी कमी है ना भाई, हाँ जनता के मसले थोड़ी थे। जी बगा उसके पीछे लगे हुए थे, और आज भी जो शहर की क़ियादत का दावा करते हैं, ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं। ना इनको फ़ायदा मालूम, ना जनता की फिक्र, ना कुछ काम करना है। हमारे एरिया में, गैर मुस्लिम के एरिया में अतिक्रमण हटाओ मुहिम, जी ये सब समाज से जुड़ी हुई है, मुसलमानों का मसला ऐसी बात नहीं है। हाँ और उसमें क्या हो गया, मैं आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहता हूँ। जी
अतिक्रमण क्या है, एक्विजिशन क्या है, जी रोड वाइडनिंग क्या है और गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन क्या है। पहला पॉइंट है, अगर पब्लिक का रास्ता है या कोई नाला है या कोई ऐसी जमीन जो सरकार की है, उस पे आपने आपका टाइटल ना होते भी है कुछ बना के रह गए, उसको आप क्या बोलेंगे, अतिक्रमण। बेसिकली गवर्नमेंट जगह को एक्वायर करने का अतिक्रमण। गवर्नमेंट जगह रास्ता जो भी, जी हाँ। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है जी कि उसमें ना नोटिस देने की जरूरत है, ना मार्किंग करने की जरूरत है, ना कुछ है। इसके बारे में किसी भी आदमी का विरोध नहीं हो सकता। जी और अगर ये केसेस हाई कोर्ट पे भी गए, सुप्रीम कोर्ट पे भी गए, जी तो इसमें कुछ नहीं होता। अब दूसरा एस्पेक्ट है कि आपको रास्ते की वाइडनिंग करने की है, तो उसका एक प्रोसीजर है कि आपने एक्विजिशन की नोटिस निकालना, मेजरमेंट करना, मेजरमेंट से कीमत तय करना, उसको कीमत देना, फिर ज़मीन अपने यहाँ पर ट्रांसफ़र करना, फिर वहाँ घुसना, बगैर कुछ करे झक मारे वहाँ पे हो। तो ये जो बात है, ये गलत बात है। दूसरा, अगर किसी ने खुद की जगह पे बगैर परमिशन के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया, जी उसका भी सेपरेट बात है। हाँ एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको जजमेंट की कॉपी देता हूँ। जी पूरे हिंदुस्तान में एक बुलडोजर का कल्चर हाँ हाँ चल रहा था, यूपी से स्टार्ट हुआ। तो उसके नतीजे में कई पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में भी है। जी तो सुप्रीम कोर्ट की एक जो बेंच है, जी जस्टिस बी आर गवई और विश्वनाथन की, जी इन्होंने 24 नवंबर 2024 को, नवंबर 2024 को, 13 नवंबर है शायद, एक जजमेंट दिया। वो जजमेंट में उन्होंने डायरेक्शंस दिए और कहा कि ये डायरेक्शंस पैन इंडिया लेवल पर फॉलो होना चाहिए। डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर की हेडिंग है उसमें। जी डायरेक्शंस क्या है मालूम? जी पहली बात यह है कि जो इमारत आप गिराना चाहते हैं उसको आपने नोटिस देना। इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, नोटिस। हाँ और नोटिस भी कैसा देना, हाँ वो जजमेंट पर लिखा उन्होंने। जी बाज वक्त ऐसा भी होता है कि नोटिस नहीं दी जाती है, नोटिस दिया बता दिया जाता है, हाँ बैक डेट में दी जाती है। उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, उन्होंने क्या कहा, 15 दिन पहले नोटिस आप दें और स्पीड पोस्ट से दें, हाँ और जिस दिन उसको नोटिस मिलेगी उस दिन से 15 दिन काउंट होना। हाँ उसके आगे उन्होंने वजाहत की कि नोटिस में क्या क्या होना चाहिए। हाँ पहला पॉइंट, आप जिस इमारत को तोड़ना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, क्यों तोड़ना चाहते हैं उसकी वजह, और उसकी हेयरिंग किस दिन होने वाली है, कौन से ऑफिसर के सामने होने वाली है, और उस सामने वाले आदमी ने, जिसको नोटिस ही बोलेंगे, जिसको नोटिस दी गई है, उनने किन कागजात के साथ वो हेयरिंग ऑफिसर के पास आना चाहिए। जी तो पहली स्टेप है। उसके साथ उन्होंने कहा कि जजमेंट होने के बाद 1 महीने में हर कलेक्टर के ऑफिस में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। जो नोटिस दी गई है उसको ईमेल के जरिए नोडल ऑफिसर के पास नोट किया जाए, और वो नोडल ऑफिसर उसको वेबसाइट पे डाल के बता दे कि इनको नोटिस दी गई है, उनको एक्नॉलेजमेंट है, अपडेट करना चाहिए। अपडेट करना है, जी। ताकि रिकॉर्ड रहे। जी दूसरा, अब जो डेट ऑफ हियरिंग है उस दिन आपने अपना सबमिशन देना है। वो सबमिशन देने के बाद आपको डिसीजन देना है, तो आपको पहले बोलना पड़ेगा नोटिस का क्या कहना था, जी उसके कौन से बाइट्स पॉइंट से आप इत्तेफाक करते, इत्तेफाक नहीं करते। इत्तेफाक नहीं करते तो आप उसके रीजंस दो और बाद में जजमेंट दो। क्या पूरा स्ट्रक्चर तोड़ना चाहिए
वो कंपाउंडेबल क्यों नहीं है? कंपाउंडेबल तो पेनाल्टी भरकर, गुंटेवारी भरकर। कुछ सोल्यूशन नहीं है क्या? दूसरा, क्या कुछ हिस्सा कंपाउंडेबल है, कुछ हिस्सा अनकंपाउंडेबल है? उसके बाद उनको ऑर्डर देना है जी कि हम ये स्ट्रक्चर को पूरा या इसका पार्ट डिमोलिश करेंगे। जी फिर उसको देने का अपॉर्चुनिटी 15 दिन की, so that he can go to the appropriate forum for his appeal. अपील पीरियड होने के बाद भी फिर उसको डिमोलिशन को जाना है। जी अच्छा, डिमोलिशन जाने का प्रोसीजर क्या है मालूम? जी कमिश्नर या जो अथॉरिटी डिमोलिशन को जाती है, जी उसने उस पूरे प्रोसेस को वीडियोग्राफी करना है, रिकॉर्ड करना है। वीडियोग्राफी के माध्यम से। हाँ उसने डिमोलिशन को जाते वक्त जो जो अधिकारी साथ में रहेगा उनके नाम ले जाना है, जो जो पुलिस के ऑफिसर्स थे उनको ले जाना है, जी और वीडियोग्राफी का रिकॉर्ड संभाल कर रखना है। अब ये हो गया डायरेक्शंस जी डिमोलिशन के पॉइंट पे। अलबत्ता वो जो पहला इंक्रोचमेंट था, जी उनमें इस किस्म की कोई पाबंदी डायरेक्शन नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं मान। ये गाइडेंस हो गया। हाँ उसके बाद जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा उसके आगे? जी हम इस ऑर्डर में ये भी कहना चाहते हैं कि इन हिदायत की काटोकाल यानी इन रिटर्न स्प्रिट अमल बजावनी होना चाहिए। आगे लिखा उन्होंने, जो अधिकारी इसकी अमल बजावनी नहीं करेगा उसको प्रोसिक्यूशन भी होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी दाखिल हो सकती है। जी उसके आगे लिखा, अगर किसी अधिकारी ने किसी के मकान को ये कायदे कानून को फॉलो नहीं करते हुए तोड़ दिया तो जैसा का वैसा मकान बना कर देना होगा अपने जेब खर्चे से। जी और ये भी लिखा कि अगर उस मकान को फिर से खर्च जो नुकसान हुआ उसका किसी का कारोबार रहता वो भी जेब से भरपाई करना चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। जी फिर उन्होंने लिखा कि ये जजमेंट के सब कॉपीज पूरे इंडिया के हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को भेजो ताकि हाई कोर्ट में जो मुकदमा आएगा इसके हिसाब से फैसले होना। हाँ दूसरा लिखा उन्होंने कि हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को ये जजमेंट पहुंचना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने हर एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कॉरपोरेशन के आयुक्त, नगर परिषद, नगर पंचायत सबको देना चाहिए। जी ये जजमेंट होने के बावजूद भी जी श्रीकांत के कान पे जू नहीं रेंगती। मेरी उनसे बात हुई थी फोन पर जी जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जी मैंने जजमेंट बताया था उनको, जी मगर हमने निवेदन भी दिया था। जी हमने अपना पर्सनल केस लेकर गया। हाँ देखो, कोर्ट में जब जाना होता है तो या तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना पड़ेगा जी या जिसका पेट दुखा हो दवा खाएगा। हम्म, हमारे नटराज होटल है यहाँ पर, उसके हम मारा खाए। कहाँ पे? ये जो आरटीओ का जो ऑफिस है हाँ 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 अच्छा हाँ हाँ उसकी बाउंड्री वाल तोड़ दी है। जी हमने बाज़ाब्ता पुलिस में तकरार दी है जी कि हमारी बाउंड्री वाल तोड़ा इन्होंने। जी हमने तकरार दी कि पेवर ब्लॉक तोड़ा। जी हमने ये भी तकरार दी कि हमारे बड़े बड़े दरख्त उन्होंने तोड़ दिए। हाँ इन्वायरमेंट के हिसाब से दिल्ली का नहीं वो भी खैर नहीं कर सकते। जी पुलिस में तकरार दी है। हमने एक लेटर लिखा सेक्रेटरी को कि हमको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और हमने सुप्रीम कोर्ट में जी श्रीकांत के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस भी दाखिल किया है। आपके पास इंशाल्लाह मंडे को आ जाएगा। जी एक नेक्स्ट मंडे तक या 8 रोज में बोर्ड पे आ जाएगा। जी इसकी आखिर ठिकाने करेंगे, फिक्र मत कीजिए आप। जी मगर इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे भाइयों के जी नुकसानात हुए जी उसकी भरपाई भी होना चाहिए, बिल्कुल और ये डर का माहौल खत्म होना चाहिए। हम्म शहर का विकास ह्यूमन तरीके पर होना चाहिए, हम्म कल्चर तरीके से होना चाहिए। हम्म वी आर लिविंग इन ए सिविलाइज सोसाइटी जी जहाँ पे कानून की हुक्मरानी, सिविल कानून की बारादस्ती होना चाहिए। जी ये कैसा हो गया, मनमानी काम नहीं चल सकता। जी श्रीकांत के बाप की जागीर नहीं है कायदा कानून,
श्री श्रीकांत को कायदे का पालन करना पड़ेगा। आईएएस की डिग्री इस वास्ते नहीं है, आईएएस की डिग्री इस वास्ते है कि जनता की सेवा कर, जी कायदे के चौखटे में रहो, लोगों पे मनमानी मत कर और सही तरीके से काम कर। जी ये मैंने यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी जी कि जी श्रीकांत, अभी हम तुम्हारे भ्रष्टाचार के मामले को बाहर नहीं निकाले, वो भी निकालेंगे, जी और तुमने जो मनमानी की वो भी निकालेंगे। अब तुम्हारी हिम्मत तो इतनी बढ़ गई कि तुमने जो है सो गरीबों के मकान तोड़ना शुरू कर दिए। बहरहाल इस मसले पर जैसा आपने कहा था, जैसा मैंने आपसे कहा था, जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी अजीत दादा पवार के पास हम जा रहे हैं, जी और हमारी ये भी मांगनी थी जी कि इसका ट्रांसफर नहीं होना, अच्छा ये पूरा मसला सेटल तक यहाँ रहना, हम्म। और जो डैमेज हुआ इसके जेब में से वसूल करना और इसको डिमोशन करना। नहीं पर आप सर आपको नहीं लगता ऐसा कि जहाँ उन्होंने पहले अतिक्रमण कर दिए तो आप देखेंगे अगर कि बहुत बड़े-बड़े जो औरंगाबाद के लोग हैं उनका भी घर टूटा उसके अंदर, जो बहुत बड़े-बड़े प्लेसेस है जैसे एक बारबेरियन जिम है बहुत फेमस है अपने पास वो भी टूट गया। बहुत लोगों के बड़े-बड़े घर टूट गए जिसकी वैल्यू थी सीआर, 1.5 सीआर। पर जब बात चंपा चौक पे आई तो वहाँ के लोगों ने वो चीज़ लेके गए कोर्ट पे। अब वो जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक तो आप नहीं कर सकते। तो ये दूसरों पर नाइंसाफ़ी हो गई ना। दूसरों को तो टाइम ही नहीं मिला, उनका तोड़ दिया पूरा सब कर दिया। एक बात याद रखो, जी, सत्ता के आगे झुकने वालों को, जी, जूते उठाने वालों को, जी। कानूनी तौर पे अपने हुकूक से वाकिफ नहीं होने वालों को हुँ, कोई इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, आप ये लॉजिक दे नहीं सकते। अच्छा। जिन लोगों के नाम आपने गुने, जी, उनके पास तो पैसा भी है, हाँ। अखर भी है, कोर्ट कचहरी भी है, हुँ। क्यों नहीं किया उन्होंने? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ अब ये उनकी अखर है, हाँ, ऐसे लोगों को क्या मदद करने का है? हाँ, ऐसा आदमी जो माशी तौर पे पसमानदा है, हुँ। उसकी मदद करना चाहिए। और ये जो लॉजिक है आपकी, जी। उसमें कोई सेंस नहीं है। नहीं क्यों सर नहीं है? जी। देखो, ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, हुँ, वो तो पैसों से, एजुकेशन से काफ़ी सक्षम लोग हैं। मेरा बोलने का मतलब वही आया है कि आप हेल्प करना ये नहीं बोलना चाह रहा मैं, पर मैं ये बोलना चाह रहा कि भई जब आपके पास पावर है, आपके पास फाइनेंशियली भी आप सही है, तो आप वो करना चाहिए। वो क्यों नहीं कर रहे? लोग डर इसलिए रहे कि वो चीज़ कहीं गुंडेवारी पे ना आ जाए, नहीं, कहीं नहीं, हमारे टैक्स पे ना आ जाए। देखो, हिंदुस्तान में जी, आईएएस ऑफिसर से सबकी फटती है। जी, ये जो इम्तियाज़ जलील है ना, जी, इसमें भी दम नहीं है बात करने का। हाँ। और इसके जितने कारपोरेटर एमआईएम के हैं ना, हुँ। ये भी सब नहीं उनका तो नामर्द है। उनका तो तो मैं ये कहता हूँ जी, कि छोटे आदमी से पंगा करना सबको दम जमता है। हाँ, मैंने आपसे पहले कहा था, जी, जिसमें आपको भी इत्तेफाक करना होगा, जी, कि इस शहर में जी श्रीकांत के जी, इस मनमानी काम के खिलाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी। हुँ, और मुझे याद है, इस मामले में जावेद कुरैशी मेरे साथ थे, जी, डॉक्टर अपने रमज़ानी खान मेरे साथ थे, हुँ, जमीर खान मेरे साथ थे, हुँ, फिरोज मूसा खान मेरे साथ थे। हुँ। ये सब नौजवानों के साथ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो जब आपकी उनसे बात हुई तो आपने ये उनको गाइडेंस नहीं बत गया नहीं, ये देखिए, वो अभी आइवरी टावर में रहते हैं, अच्छा, उनसे मुलाकात करना जी, बहुत मुश्किल बात है। जी, तो हमने एक लेटर हुँ, ईमेल के माध्यम से, हुँ, एक खत स्पीड पोस्ट के माध्यम से जी, उन तक पहुंचा दिया। जी, जब उनके पाँव के नीचे की ज़मीन सरकी, हुँ, उन्होंने हमसे फ़ोन पे बात किया, हाँ, "गफ्फार भाई आप कैसे हैं?" जी, तो मैंने उनसे कहा ख़ास तौर पे कि भाई, तुम्हारा मेरा कोई बेटा-बेटी का झगड़ा नहीं है, जी, और ना प्रॉपर्टी का झगड़ा है। हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ कानून के चौखटे में कर रहा हूँ। जी, बोले वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, आप मुझसे मुलाकात कीजिए। मैं मुलाकात तो मैं आपसे नहीं करूँगा, हाँ, करने का दूँगा तो मेरे साथियों के साथ आऊँगा हाँ, और वीडियो में मुलाकात करूँगा, प्रेस को सामने बिठाऊँगा। ऑन रिकॉर्ड, क्यों, तो मुझे ना मांडोली आती है, हुँ, ना एडजस्टमेंट आता है। हुँ, जो कायदे की बात है वैसी बात करेंगे। हुँ, बगैर इतनी बात फ़ोन पर हुई, हुँ। मगर वो चाह रहे थे किसी तरह से मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, सही बात है। अभी ये तो हो गया, अभी ये रुक गया, अभी बीच में गरम था अतिक्रमण, कहीं तोड़े, कहीं रुक गया। नहीं, पुलिस महकमे को समझ में आया। जी, जब हमने
वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में जाके दरखास्त दी, जी। तो जो पीआई मोहतरमा है वो दरखास्त नहीं रहे थे। अच्छा। हमने घंटा भर वहाँ बैठ गए। हाँ। फिर मुझसे कहा देखो हम कैसे दरखास्त देंगे आईएएस ऑफिसर के खिलाफ। फिर हमने स्पीड पोस्ट से उनको भेजा, हाँ। कमिश्नर के पास देखा, हाँ। अब फौजदारी गुना भी दाखिल करेंगे। हाँ। तो हमारी दरखास्त के बाद हम्म। पुलिस महकमा भी थोड़ा चौकन्ना हो गया हम्म। कि जी श्रीकांत के काम में हम्म। कितनी मदद उन्होंने करना चाहिए, इसका फैसला भी उनको करना पड़ेगा ना, हाँ। कि तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कटघरे में आ जाएंगे। जी। नहीं, सही बात है। अभी तो अतिक्रमण तो चलता रहेगा, ये रुक जाएगा कहेंगे, पर एक जो मेन है, और ये तो मैं कब से सुन रहा, मैं भी बड़ा हो रहा धीरे धीरे, पानी का जो मसला है हमारे औरंगाबाद शहर का। अभी तो ठीक है, चलो बारिश वगैरह का टाइम है तो कोई मसला नहीं, पर जब समर्स आ जाते तो 7 डेज 10 डेज 12 आज भी 10 डेज है, इसका मतलब घर में पानी नहीं भरते आप। हमारा प्राइवेट है। आपको मालूम भी नहीं है। हमारा प्राइवेट है 24 आवर्स। हाँ, नहीं आपको मालूम नहीं है। आज शहर में सब जगह जी। 10 दिन में एक टाइम पानी आता है। हाँ। हाँ। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी। हम जो अजीत दादा के पास जा रहे हैं, जी। ये जो कॉर्पोरेशन है जी। वो 1 साल का टैक्स लेती है, हाँ। और 10 दिन में एक बार बोले तो साल में 35 दिन पानी देती हूँ, हाँ। 365 दिन। हाँ। तो आप जो पानी के टैक्स की बात कर रहे थे ना, जी। हमारे दादा के पास ये भी मांग है जी। कि पानी का जो पुरवठा है, सप्लाई है, जी। वो बढ़ जाए, 1 दिन 2 दिन नागा हो जाए। हम्म। और जब तक ये होता नहीं, जी। एग्जिस्टिंग वाटर टैक्स जो कॉर्पोरेशन वसूल कर रहा है, इसमें खातिर खा परसेंटेज से कटौती की जाए, जी। 75% 50% टैक्स कम किया जाए। जी। ये माननी भी है। जी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मामला आजकल चल रहा है, इसमें हाई कोर्ट ने भी इंटरेस्ट लिया था पानी के सप्लाई के सिलसिले में। जी। उनके भी कुछ डायरेक्शन चल रहे हैं। जी। ये दिसंबर तक हो जाएगा। और मैं आपको अंदर की बात बोलता हूँ, जी। ये जो चुनाव से पहले इनको करना इस वास्ते है हाँ। कि हुकूमत की जो जिम्मेदार पार्टी, उनको भी चुनाव फेस करना है। अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ। यस, इससे पहले ये काम हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा। कैंडिडेट देना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी जैसा आपने खुद ही बात कर ली कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले, जी। तो अब आप अच्छे रूलिंग पार्टी के नहीं भी बोलेंगे तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन है फिलहाल औरंगाबाद शहर में। तो अभी एनसीपी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में क्या रोल रहेगा और उसमें आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेटर एनसीपी के चिन्ह पे चुन कर जाएं। क्योंकि अभी पैनल सिस्टम है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ, और अभी तो ये चुनाव जैसा मैं देख रहा हूँ, जी। हो सकता है सब पार्टियां इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी ताकत पर लड़ेंगे। अच्छा। उस सूरत में एनसीपी का कोटा जी। कॉर्पोरेटर चुन के आने का बढ़ना चाहिए। अच्छा। अभी देखिए, हम शहरी सतह पर सतीश भाई है, जी। अभिजीत देशमुख है, जी। वो बीच में लंदन गए थे, यहाँ नहीं थे। हाँ। तो कल ही हमारी मतलब थर्सडे है, कल जी। कल बैठक होने वाली है। जी। आज इसलिए नहीं बैठ पाए कि गणेश का प्रोग्राम था, गणेश चतुर्थी आज। चतुर्थी का। हाँ, जी। कल बैठेंगे, अच्छा नियोजन करेंगे जी। और इस बात की कोशिश करेंगे कि एनसीपी का जो सत्ता में भागीदारी ज़्यादा रहे। नहीं, सही बात है, और आप तो रूलिंग पार्टी, आपके पास पावर भी है, सब है। तो एक जो सवाल है सबके दिलों में, जहन में, या जो भी है, एक इमेज ऐसी बनाई हुई है आपकी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं सवाल कर रहा हूँ उस पे आपसे कि कैसा बोलेंगे, वो वर्ड है कि कौम के गद्दार। आपने जब एमआईएम छोड़े तो आपको टैग देते कि भाई कौम के गद्दार, या फिर ऐसा बोलते कि भाई टिकट नहीं मिला तो ये चले गए। एक टिकट के ऊपर इनकी मेहनत थी क्या? समीर भाई को भी तो टिकट नहीं मिला, उन्होंने तो है अभी काम कर रहे पार्टी के अंदर। तो ये सब चीज़ें जब आप सुनते या आप खुद एक्सपीरियंस करते, देखते, सोशल मीडिया ट्रोलिंग होती, मीम्स बनाते लोग, कुछ भी करते, तो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस? देखिए, पहली बात यह है जी। कि हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं। जी। हम अपने वजूद के साथ सियासी पार्टी में थे।
जी जो लोग समझते हैं जी कि असदुद्दीन अवैसी के घर के नौकर है, जी वो हम नहीं हैं। हाँ हम एक सियासी मकसद के तहत जी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बोल के मैदान में हैं। हम्म हम जो है सो एक तालीम याफ्ता बैकग्राउंड रखते हैं। हम्म हम अपनी ताकत भी रखते हैं। हम आपके साथ भुट्टे भुनने के वास्ते नहीं आए सो है, हम्म और भुट्टे भुनने का जूते रखने का काम दूसरे करेंगे, हाँ और हम कुसूर की बुनियाद पे साथ में रहेंगे। हम्म ये तो बात अभी की कह रहे हैं। जी मैंने असदुद्दीन अवैसी के मुंह पे कई वक्त कहा हम्म कि साहब, सियासी तौर पर अपनी पार्टी में इसलिए हूँ, मुझे चुनाव लड़ना है, और दूसरी बात, जब तक मामले ठीक है मैं आपके साथ में हूँ। मैं कुछ आपका मोतखद नहीं हूँ, मैं कोई भक्त नहीं हूँ। और ये जो ट्विटर की और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मुसलमान कौम में भक्तों की फौज ज़्यादा है और अंधभक्त बहुत ज़्यादा है, मोतखदीन ज़्यादा है। तो मोतखदीन की बात मत कीजिए। रही किसी और का नाम लिया कि वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाने, वो उनका मसला है, उसका जवाब उनसे पूछिए। मगर जब मुझे वादा करके टिकट नहीं दिया गया, तो जी फिर मैं तो चुनाव लड़ूंगा। जी दूसरी बात, किसी के गद्दार करने से गद्दार होता क्या मैं? ये ओवैसी के बाप ने दिया का सर्टिफिकेट इशू करने का पावर? ये तो मुनाफिक भी बोलते हैं हमको। यानी हमारी मुसलमानियत का सर्टिफिकेट दे ये। इनका बैकग्राउंड जन्म कुंड के निकाले ना, तो सब समझ में आ जाएगा। जी और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ जी जी कि जब ओवैसी ने परभनी में भाषण किया था जी कि गद्दार, मुनाफिक, यजीदी, तो मैंने उसको डिफेमेशन की नोटिस दिया। अच्छा, आपने डिफेमेशन केस फाइल करे? हाँ। नहीं, नोटिस दिया। अच्छा, हाँ। उसका जो प्रोसीजर होता है, नोटिस दो। हाँ, पहले नोटिस। उसका जवाब अभी तक नहीं आया। हाँ, इंशाल्लाह 2-4 दिन में हाँ, क्रिमिनल के कोर्ट में जाकर हाँ, मैं डिफेमेशन का केस भी करने वाला हूँ, हाँ, और उन सब पे केसेस करूंगा हाँ, जो ये समझते कि सर्टिफिकेट देना बाप की जागीर है। हाँ, अबे अपनी सूरत आईने में देखो, अपनी हैसियत देखो। अगर तुम्हारी जन्म कुंडली निकाला ना, तुम कहाँ कहाँ बिके, कहाँ कहाँ झुके, कहाँ कहाँ जखमराए, कहाँ कहाँ भीख खाए। गफ्फार खादी का कैरेक्टर ऐसा है, ना झुकता ना बिकता, ना पैसे की मांडोगी करता, ना ब्लैकमेलिंग करता, अपने दम पर अपने पैसे पर राजनीति करता है। जी। तुम क्या बात करो इनकी? ये बाकी सब मिठे ठंडे मिंदे मोतखिद एजेंट होगा है सब ये। जी। थोड़ा मामला जोश में ला लिए थे आपने हम। नहीं, नहीं। वो ऐसा है कि जो रियलिटी रहती है इंसान की, तो वो इमोशन में निकलती है। आप शायद वो अब ऐसा है कि जो महसूस करा, उससे अच्छा बयान कोई नहीं कर सकता। ये सही बात है। जी, नहीं नहीं, असल में क्या हो गया, जी, जिसने एमआईएम का काम किया वो मुसलमान, जी, जिसने एमआईएम को वोट दिया वो मुसलमान, जी, और जब तक वोट दिया वो अच्छा। जी, करीम कुरैशी ने इनके खिलाफ असेंबली में हमारा साथ दिया, हाँ, वो हो गया बदमाश, गुटके वाला, ये वो। अबे तू जाके बैठता था घर पे उसके पार्लियामेंट के चुनाव में, तेरे को पार्लियामेंट में 2 वक्त मदद किया, उस वक्त तो अच्छा था वो। और मुंह में जबान तो हमारे भी है। वो कुरैश बिरादरी का खर्चा बर्दाश्त कर रहा, कुरैश बिरादरी के जो मुतासिर उनका साथ दे रहा, वो उसका दिल भी सखी है, पैसे बांटता भी है। ये सारे जहां का बखील, ये सारे जहां का कंजूस, ये सारे जहां का फकीर, जिसने कौम को लूटा। अरे भाई, तुम स्कूल बनाने की बात करते, स्कूल तो बना नहीं, खुद का मकान बना दिया महरुमा, और पब्लिसिटी कर रहे। चिकन बिरयानी खाने की, अरे 1 किलो बिरयानी में घर में खा रहा, कौम को भी नहीं खिला रहा तू तो। अरे मैं तुम सुनाओ ना किस्से, जी, ये जो कौम की मुसलमान की बात करते ना, जी, इनको बात करने का हक नहीं है। जी, आपको एक वीडियो सुना बताऊंगा मैं। जी, ये पट्टा हाँ, 2 बच्चियों से डेटिंग की बात वीडियो पे बोल रहा। हाँ, शर्म आना चाहिए, मुसलमान और इस्लाम की बात करती थी, हाँ, दूसरों को मुनाफिक बोल रहा। हाँ, ये क्या एक्टिविटीज है? हाँ, देखो, एक बात याद रखो, जी, अगर किसी ने गुनाह छुप कर किया, जी, मख्फी पना किया, जी, तो अल्लाह ताला माफ करेगा। मगर गुनाह को तुम इश्तिया और तशहीर का जरिया बनाएंगे तो माफ नहीं होगा। नहीं, सही बात है। और ये अभी आपको मैं सच कहता हूँ, जी, और ये जो तुम समीर मीर की बात की है ना,
अरे चमचे है ये, इन्हों क्या है, इनका वजूद नहीं है। जी समीर ने एक भाषण किया था नागेगांव में, क्या बोला था, समीर भाई हाँ क्या बोला था उसने, हाँ मैं नाउज बिगा मैंने बोलना चाहिए, मेरे नबी के अखलाक में किसमें देखता हूँ। अरे हम तो ये मानते हैं, हम हो या कोई भी हो, नबी के जूतियों की ढोर तक नहीं पहुंच सकता भाई, मैं सच कहता हूँ, जी ये अपना अकीदा है। इन्हों चमचागिरी में नबी के अखलाक के बराबर पहुंचा दे रहे। तो ये बगा इनकी बात मत कीजिए, बात उसूल की और समझदारी की आप कीजिए। और ये जो एमआईएम का कल्चर बन गया ना, ये कल्चर के खिलाफ भी काम करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये 2018 से शायद कुछ डिस्प्यूट चालू हुआ है। ये पहले से देखिए, मैंने हमेशा इम्तियाज जलील से कहा कि भाई तुम इसलिए चुनकर नहीं आए जी कि खुद के दम पर चुन के आए। अरे कौम का एक मकसद था कि कौम का नुमाइंदा जाएगा। ये पट्टा क्या बोलता, 15 दिन में आया चुन के आ गया, 20 दिन में आया चुन के आया। अरे पाखंडी, तेरी क्या हैसियत रे। कौम ने सोचा कि हमें बच्चे को, नौजवान को, एक उम्मीदवार को चुन कर देंगे तो कौम की आवाज बनेगा। क्या कौम की आवाज बना जी, कौम का क्या काम किया, कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया कौम के बच्चों को। एक इस कॉन्ट्रैक्टर बाबा बिल्डर, मैं तो अपने पार्टी की मीटिंग में बोला था कि इम्तियाज जलील ये बच्चों को कुछ काम दो यार, 2-5% मेहनत के पैसे कमाएंगे, हम रोजगार तो नहीं दे सकते। मगर फिर भी कैसा है, हमारे पास अकीदत की ज्यादती है। पहले आप थे एमएम में या उन्हों थे, आप बाद में आए? दोनों भी साथ में आए थे। दोनों भी साथ में आए आप। तो आप एज इन मेरे ख्याल से स्टेट कमेटी पे थे। मैं जब पार्टी छोड़ा, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था, वो प्रेसिडेंट थे। तो जब कुछ ना इत्तेफाकी होती है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या दो चीज़ों पे जो है क्लैशेस होते हैं इंसान के, तो अब आप तो आपके प्रेसिडेंट को, आपके जो सदर है या आपके से जो बड़े हैं, आप उनको हाँ बात तो बहुत होगा। आप जो पूछना चाह रहे हैं ना, मेरे पास कई ऐसे खुतूत मैं आपको दे सकता हूँ। जी मैंने सीधा लिख के भेज दिया उसको, जी फिर उसकी बैठक भी हुई, जी गलतफहमी दूर करने की कोशिश भी की गई। जी मगर देखो, जब कोई सोने की एक्टिंग करेगा, नहीं तो क्या फॉर एग्जांपल कैसी चीज़ों पे आपके क्लैशेस होते देखिए अभी पार्टी फंक्शनिंग में, हैं? जी पार्लियामेंट के टाइम पर, जी असेंबली के टाइम पर जी पोस्ट देने के मामले में जी हमारा ऐसा मानना था कि पार्टी ने आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हाँ ये पूरे प्रोसेस में मैंने फसादात का जिक्र किया, जी इम्तियाज जलील को कहीं जाने की तौफीक नहीं दी। जी खुद के माँ के इंतखाब पर आंसू बहा के वोट मांगना चाहता, मगर अकोला में जरने वाली जुगनू बेगम किसी की माँ तो होगी ना। हम्म, दूसरे सावरी में बेवा होने वाली आयशा किसी की बेटी तो होगी ना। किसी का घर जल गया, पुलिस कस्टडी में मरने वाला बेटा किसी बच्चा तो होगा ना। इस पूरे मामलात में पट्टा कहीं जाता नहीं था, बयानबाजी तक भी नहीं आती थी। हाँ, शोगिरी करने का बहुत शौक और पैसे जमा करने का बहुत शौक। मैंने बताया था सर साहब को कि शिवसेना के अंबादास दानवे को वोट देने के वास्ते कितने कितने लाख रुपया इसने खाया, किस किसने किससे खाया, बताया था मैंने ही बताया था कि ये पाखंडी जो ऑफिस बना के बैठा है, इसकी माँ के नाम पे वक्फ बोर्ड की लीज है। देखो, औकाफ की जायदाद और जमीनें यतीमों के वास्ते, भिखारियों के वास्ते, कमजोरों के वास्ते, पसमानदा के वास्ते होती, इसको शर्म आना चाहिए। मैंने ऐसा सब बताया था ये बातें, और ये बातें मैं पब्लिक भी कहा, सबके सामने भी। एक हमारी मीटिंग हुई थी, ये जो अपना रॉक्सी ठाटे के पास है ना कोई फंक्शन हाल, यशवंतराव चौहान कुश्ती, हाँ हाँ मैंने ओपन बोला था सबके सामने, सबके सामने बोला था, अरे इम्तियाज भाई कुछ जनता का भी ख्याल करो यार, कब तक घर भरेंगे। तो
और एक्शन एक्स्ट्रा माना बंद करो। हाँ, वो एक वो वीडियो थी यू मैंने उसने बोला था न्यूज़ थी कि आप ये पहले उन्होंने बयान करे थे, आपने करे भाई, मैंने किया था। दोनों साथ में थे स्टेज के ऊपर। हाँ, एक मैं बोला था हाँ, हाँ, सबके सामने। हाँ, मैंने असद साहब सामने कहा था, हाँ, मैंने असद साहब के सामने जब 2019 में पार्लियामेंट का टिकट दे रहे थे, जी, मैंने कहा, खासदार क्यों बनाने का इसको, हाँ, ये कौम के वास्ते क्या इस्तेमाल का है, हाँ, कौम के वास्ते क्या करता है ये, खुद का मकान बनेगा, मैंने बोला वैसी काम किया उसने। देखो, आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए यूके भेजते हैं, जी, अगर आपको नेक तौफीक दे जी, कि दूसरे बच्चे आपके नहीं हैं, सही बात। उनका क्यों नहीं ख्याल करते आप? आपने तो वादा किया था 2014 में स्कूल बनाऊंगा, कहाँ झकमागा स्कूल? नारे तकबीर, शेर मरद, शेर है महाराष्ट्र, गीदड़ महाराष्ट्र है वो। और सबसे बड़ा दयूस दामचा है, दामचा। हाँ, देखो, जावेद कुरैशी ने एमआईएम पार्टी बनाया, इस्टेब्लिश किया, उसके बाद ये एमएलए बना, जावेद कुरैशी को डसा उसने। पार्लियामेंट में गफ्फार कादरी के बदौलत प्रकाश अंबेडकर आए, आ गया, असेंबली में हमको डसा। फिर अभी 24 में भी उसने आखिर तक इस वास्ते अपनी संभाल के चला, अपनी तमाम बातों को सुनकर भी, कि उसको चाह रहा था कि फिर पार्लियामेंट में अंबेडकर साहब आ जाएंगे, फिर मैं चुन के आ जाऊंगा। और हमारे नेताओं को समझना चाहिए था, मुझे उनकी भी आखिर पर ज़रा मायूसी होती है कि बातें तो बहुत करते वो, मगर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से लीडरशिप भी डेवलप करना चाहिए। अब पैसे कमाने का काम दिया हुआ है इसके पास, ठीक है, वो जिम्मेदारी से करता नहीं करता वो जानते, जी, हमारे पास वो मामला खतरे नहीं है, ना उसमें जाना चाहते हम। मगर ये पार्टी ने सब नुकसान किया, और इसमें कहीं ना कहीं असद साहब की अनदेखी भी है। पार्शियलिटी बोल सकते हैं। पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन या उसको हैंड इन गोज होना भी हो सकता है। जी, अब देखो ना, सब चीजें सामने होने के बावजूद भी क्यों इतनी मोहब्बत? महाराष्ट्र में कुछ 24-25 उम्मीदवार खड़े करे थे, कहीं गए नहीं वो। यहाँ भी तुम देखो, नासिर के वार्ड में ज्यादा मेहनत नहीं की गई, पूरी जान अटकी थी ये डामचे में। तो उसकी मुझे अल्लाह से मैं दुआ की, अल्लाह ने बेहतर किया, इसको सबक सिखाया। बहुत मस्ती में आ गया था, अब बाबा अपने आप को क्या समझता था वो, 15 दिन में चुन के आ गया, 15 दिन में खासदार बन गया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अजी एमएम शेख के पास मैं सुना, अफसर खान के पास 1500 रुपये जमा करने को बैठता था ये, वो औकात भूल गया वो, और जिसने उसकी मदद किया बराबर उसने उसको नुकसान पहुंचा। वो फितरत है। ये लास्ट क्वेश्चन में अपन एंड करेंगे। अब ये तो हो गया पास्ट, अब पास्ट तो अपन चेंज नहीं कर सकते, पर आप रूलिंग पार्टी में है अभी, तो अब इसके बाद से जो आपकी एक जर्नी बोलेंगे जिसको, या जो भी बोलेंगे, वो चेंज रहेंगे, क्योंकि आप प्रीवियसली जितने पार्टीज में थे वो रूलिंग नहीं थी, उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, पावर नहीं थी उनके पास। अब फिलहाल जो है, और प्रिडिक्शन ये बोलता है कि अजीत पवार जो है वो डीसीएम ही रहते हैं हमेशा, सरकार किसकी भी आओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने सत्ता में रहते ही रहते। तो एक वो अपर हैंड है ऑब्वियसली आपको। तो इसके बाद अब सिटी के डेवलपमेंट में, वो चाहे कोई भी चीज़ में हो, न्यू प्रोजेक्ट्स लाना हो, रोड हो, पानी हो, लाइट हो, कुछ भी हो, आपका क्या रोल रहने वाला है? एक आपने क्या पाइपलाइन सोची नहीं, है? सच बात तो ये है जी, कि आपने, मैंने, हर लीडर ने पार्टी लाइन से हटकर जी, समाज के तमाम तबकात का जी, ख्याल करना चाहिए। जी, यकीनन कुछ विजन हमारे पास भी है। अभी आज के ज़माने में, आज के हालात में जो सुरक्षा हुआ मसला है, अतिक्रमण डिमोलिशन का है, जी, मगर वो कोई मुस्तकिल प्रॉब्लम नहीं है। जी, शहर का विकास होना चाहिए। जी,
शहर में इंडस्ट्रीज आना चाहिए, जी, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, पीने का साफ पानी रोज मिलना चाहिए, एक सुरक्षा का, पीस का माहौल होना चाहिए, हमारे पास के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आगे जाना चाहिए, हमने जनता को अच्छा हॉस्पिटल की सुविधा देना चाहिए। तो बहरहाल ये जो मामलात है, हॉस्पिटल की सुविधा, एजुकेशन के अच्छे सेंटर्स, अच्छे प्लेग्राउंड, अच्छी सेहत के मामले, अच्छे रास्ते, साफ सुथरा पानी, और इससे बढ़कर ये शहर महाराष्ट्र का बड़ा शहर बने, एक नाम हो, मुकाम हो, उसके वास्ते कोशिश करेंगे। मैं अकेला तो ज़्यादा नहीं कर सकूँगा, मगर हमारे तमाम साथी हैं, जो पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, शहर की सतह पर, रियासत की सतह पर, और अजीत दादा की क़ियादत में इंशाअल्लाह हम बेहतर काम करेंगे और एक अच्छा विज़न रख के काम करेंगे। अभी तो शुरुआत है, ज़्यादा कहना अच्छी बात नहीं, मगर करेंगे इंशाअल्लाह। inshallah, inshallah. So this was our amazing podcast with the NCP leader Dr. गफ्फार कादरी. इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये पॉडकास्ट, और इसमें रियलिटी थी, दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड. ये उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस की चीज़ें थी. सो इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट योर फेवरेट पार्ट बिलो. थैंक यू.